हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कम नहीं है अजित पवार का खुलासा। अडानी का नाम लेने से महाराष्ट्र चुनाव पर अब कितना असर होगा, ये देखने वाली बात है। 5 साल पहले एनसीपी बीजेपी के गठबंधन को लेकर हुई एक बैठक में गौतम अडानी की मौजूदगी का खुलासा अजित पवार ने किया है। उनकी बात में कितना दम है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के एक मौके पर उनकी बातों ने एक तरह से कोहराम मचा दिया है। बीजेपी के पास फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी और उद्धव इस मुद्दे को कैसे भुनाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। महाराष्ट्र में इस बार अजित पवार सबसे कमजोर चेहरे हो सकते हैं, पर सबसे मजेदार और चर्चित खबरें उनके पास से ही आ रही हैं। महायुति में रहते हुए जिस तरह वो बीजेपी की लंका लगा रहे हैं, उसमें पब्लिक को बहुत मजा आ रहा है। 2019 में अविभाजित एनसीपी में अपने छोटे से विद्रोह और फिर बाद में बीजेपी को धोखा देकर एनसीपी में वापसी को सुनियोजित बताकर एक बार फिर उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पर 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बनवाने में देश के सबसे बड़े उद्योगपति का दर्जा प्राप्त कर चुके गौतम अडानी का नाम लेकर उन्होंने बीजेपी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। ये कुछ वैसी ही परिस्थिति है जैसी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद थी। अजित पवार की बातें कितनी सच हैं, यह कोई नहीं जानता, लेकिन उनके बयान ने महाराष्ट्र चुनाव में भूचाल ला दिया है। अजित पवार की यही कला उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में अपने चाचा शरद पवार का असली उत्तराधिकारी साबित कर रही है। अजित पवार के दावे के चलते विपक्ष को मौका मिल गया है कि वह उन आरोपों को और हवा दे कि गौतम अडानी और मोदी सरकार के बीच बहुत मधुर संबंध यूं ही नहीं है। गौरतलब है कि अजित पवार ने एक वेबसाइट को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि हर कोई जानता है कि 2019 में महाराष्ट्र की सरकार बनवाने के लिए बैठक कहाँ हुई थी। सभी लोग वहाँ थे। अजित कहते हैं कि मुझे फिर से कहने दीजिए। अमित शाह वहाँ थे, गौतम अडानी वहाँ थे, प्रफुल्ल पटेल वहाँ थे, देवेंद्र फडणवीस वहाँ थे, अजित पवार वहाँ थे, पवार साहेब यानी कि शरद पवार वहाँ थे। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय बीजेपी के साथ जाने का निर्णय शरद पवार की जानकारी में किया था और एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपने नेता का अनुसरण किया था। सबसे पहली बात ये समझ में आती है, यदि अजित पवार की बात सही है तो अडानी की भूमिका पर सवाल तो लाजमी है। 2019 में महाराष्ट्र की सरकार बनवाने के लिए हो रही बैठक में अगर देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी उपस्थित थे तो इसका मतलब है कि सरकार बनवाने में उनकी भूमिका भी रही होगी। अगर ये बात साबित होती है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बातों पर मुहर लग जाएगी। राहुल गांधी बहुत समय से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि अडानी और अंबानी सरकार चला रहे हैं। इस तरह की बातें अगर अजित पवार ऐन चुनाव के मौके पर करेंगे तो बीजेपी के लिए नुकसान तय है। इस पर प्रतिक्रिया देने वाले पहले लोगों में राज्यसभा सांसद और शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी थी, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिए गए साक्षात्कार के अनुसार गौतम अडानी ने महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए असंभव गठबंधनों को बनाने की बात में हिस्सा लिया था। यह गंभीर सवाल उठाता है कि क्या वह बीजेपी के अधिकृत वार्ताकार थे? क्या उन्हें गठबंधन बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी? एक व्यवसायी महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों ले रहा था? बात तो सही है। दूसरी बात, क्या बीजेपी और महायुति की लंका लगाने आए हैं अजित पवार? अजित पवार के खुलासे से महायुति खासकर बीजेपी के लिए धर्म संकट की स्थिति बना दी है। केंद्र सरकार और अडानी के बीच मिली भगत के आरोपों को मोदी के खिलाफ विपक्ष की साजिश बताने वाली बीजेपी अब किस मुंह से कहेगी कि उसके अपने सहयोगी अजित पवार जो कह रहे हैं
वो गलत है। इस मामले में बीजेपी यदि चुप्पी साधना भी चाहे तो वह ऐसा कब तक कर पाएगी। अजित पवार की बात और है और उनके शब्दों पर गौर करें तो यह नजर आता है कि उन्होंने अडानी का उल्लेख बीजेपी को उलझाने के लिए ही किया है। यदि वे अडानी का नाम नहीं भी लेते तो भी एनसीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन की किस्सा मुकम्मल हो जाता, लेकिन अडानी का नाम लेने से कहानी में एक्स्ट्रा ट्विस्ट आ गया है। यदि अडानी वाकई उस बैठक में मौजूद थे तो यह भी साबित होता है कि ऐसा दोनों पक्षों से उनकी करीबी के कारण हुआ होगा, लेकिन इस समय सवाल तो उनके और बीजेपी के रिश्ते पर उठ रहा है। अजित पवार के खुलासे से अकेले बीजेपी ही क्यों, एकनाथ शिंदे के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। सीएम रहते शिंदे अडानी के धारावी प्रोजेक्ट की वकालत कर चुके हैं। अब जबकि अजित पवार के बयान ने अडानी की भूमिका को चर्चा में ला दिया है, तो शिंदे और उनकी पार्टी किस तरह से अपने आप को इस विवाद से दूर रख पाती है, देखना दिलचस्प होगा। चाचा शरद पवार को भी लपेट लिया, लेकिन इससे होगा क्या, सभी तो आगे लपेटे में। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने इस साक्षात्कार में जिस तरह अपने चाचा शरद पवार को भी घसीटा है, वो इस बुजुर्ग मराठा नेता के लिए एक तरीके से देखा जाए तो सेटबैक ही है, क्योंकि 2019 की इस घटना के बाद शरद पवार कई बार कह चुके हैं कि 2019 के उस राजनीतिक घटनाक्रम के वे जिम्मेदार नहीं थे, जबकि उनके भतीजे अजित कहते हैं कि मुझे फिर से कहने दीजिए, अमित शाह वहाँ थे, गौतम अडानी वहाँ थे, प्रफुल्ल पटेल वहाँ थे, देवेंद्र फडणवीस वहाँ थे, अजित पवार वहाँ थे, पवार साहब यानी कि स्वयं शरद पवार भी वहां थे। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय बीजेपी के साथ जाने का निर्णय शरद पवार की जानकारी में किया गया और एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपने नेता का अनुसरण किया था, यानी पार्टी को विभाजित करने का खेल जो रचा गया वो शरद पवार के कारण रचा गया। अजित पवार की बातों से तो यही लगता है। हालांकि जो लोग शरद पवार और अजित पवार को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये सभी जानते हैं कि शरद पवार और गौतम अडानी अक्सर मिलते रहते हैं। दूसरे, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के लिए जरूरी है कि प्रदेश में उनके घर से कोई ना कोई सत्ता में बना रहे। दूसरी बात, अजित पवार में आज भी इतनी कुवत नहीं है कि वो प्रदेश के डिप्टी सीएम भी बन सके। लोकसभा चुनाव में अकेले लड़कर अजित पवार अपनी हैसियत खुद देख चुके हैं। यह पूछे जाने पर कि शरद पवार ने बाद में हिचकिचाहट क्यों दिखाई और भाजपा के साथ क्यों नहीं गए, अजित ने कहा कि उन्हें इसका कारण नहीं पता। अजित कहते हैं कि पवार साहब एक ऐसे नेता है जिनके दिमाग को दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता। यहाँ तक कि हमारी आंटी यानी कि शरद पवार की पत्नी प्रतिभा या हमारी सुप्रिया सुले भी नहीं। शरद पवार की बेटी और एनसीपी यानी कि शरद पवार की जो पार्टी है, सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी बैठक की जानकारी नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगी कि मुझे अजित द्वारा साक्षात्कार में उल्लेखित किसी भी बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी के पास मौका है खुद को सही साबित करने का, लेकिन क्या वे शरद को नाराज कर पाएंगे? राजनीति मौके का नाम है। मोदी पर निशाना साधने के लिए अडानी पर हमलावर राहुल गांधी के लिए अजित पवार का खुलासा हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कम नहीं होगा। देश का कोई भी ऐसा मंच नहीं होगा जहां राहुल गांधी ने अडानी और मोदी सरकार के संबंधों को लेकर बीजेपी पर हमला न किया हो, लेकिन अजित पवार के खुलासे में अडानी के साथ शरद पवार का भी जिक्र होना तो सवाल उठाता है कि क्या राहुल गांधी इस बात की परवाह करेंगे? राहुल गांधी इस मामले में ज्यादा धैर्य नहीं रखने वाले। उनकी प्राथमिकता में अडानी और बीजेपी के रिश्तों को साबित करने से ज्यादा अहम कुछ नहीं है। और राहुल गांधी ही क्यों, उद्धव ठाकरे भी अजित पवार के खुलासे को हाथों हाथ लेंगे। धारावी प्रोजेक्ट के कारण अडानी उद्धव ठाकरे के निशाने पर रहे हैं। जाहिर है कि शरद पवार का जिक्र किए बिना राहुल और उद्धव को बीजेपी पर हमलावर होंगे ही। हालांकि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा, गौतम अडानी को क्या अधिकार था, वह सरकार गठन को लेकर बैठकों में क्यों बैठे थे? मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ, एनडीए सरकार को केवल अडानी के लिए अस्थिर किया गया था ताकि वे धारावी और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अन्य प्रोजेक्ट हासिल कर सके। इसलिए हम कहते हैं कि यह महाराष्ट्र सरकार नहीं बल्कि अडानी सरकार है। अब सच्चाई सबके सामने है। तो क्या इस बार भी महायुति में अजित पवार अपने चाचा के कहने पर आए हैं? अजित पवार के इस खुलासे के बाद जाहिर है कि यह संदेह और गहरा हो गया है कि क्या इस बार भी अजित पवार महायुति में अपने चाचा के कहने से आए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार महायुति में अजित पवार ऐसे कार्य करते रहे हैं जो एंटी बीजेपी जैसा है, बार बार ऐसा लगता है कि अजित पवार जो कदम उठाते हैं उसमें महायुति के बजाय एमवीए का ही फायदा
जाता है। महायुति में आने के बाद ऐसे कई मौके आए जब चाचा और भतीजे की मुलाकात हुई है। एनसीपी में अजित पवार अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को पहले ही बोल चुके हैं कि शरद पवार के बारे में कोई भी ऐसी बातें नहीं की जाएंगी जिससे मान मर्दन हो। साक्षात्कार में यह पूछने पर कि क्या पवार परिवार फिर से एक साथ आ सकता है, अजित कहते हैं कि मैंने अभी इसी के बारे में नहीं सोचा है। अभी मेरा ध्यान चुनावी और महायुति को 175 सीटें जीतने से है। उनके उत्तर से लगता है कि संभावनाओं का द्वार खुला हुआ है। विचारधारा के मामले में अजित ने जो जवाब दिया उसका भी मतलब कुछ ऐसा ही है कि वापसी कभी भी संभव है। साक्षात्कार में अजित कहते हैं कि शिवसेना ने एमवीए शासन के दौरान 2.5 साल तक कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कैसे किया। विचारधारा के बारे में मत पूछिए, महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई है। हर कोई सत्ता चाहता है और विचारधारा को किनारे रख दिया गया है। वे सरकार बनाना और चलाना चाहते हैं। अजित पवार का ये खुलासा वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में एक जोरदार बहस को जन्म देगा, क्योंकि किसी भी तरफ से देखें तो बस यही समझ में आता है, चाहे वो महायुति हो या वो फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों ही सत्ता चाहते हैं। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।